स्टूडेंट्स, अब यह राग वर्गीकरण का शेष भाग है। भरत मत। इस मत के अनुसार मुख्य 6 राग इस प्रकार के थे: भैरव, मालकों, हिंडोल, दीपक, श्री, मेघ। इस मत के विद्वानों ने प्रत्येक राग की 5-5 रागनियाँ, 8-8 पुत्र, 8-8 पुत्र वधुएं भी मानी। हनुमत मत। इस मत के मुख्य 6 राग भरत मत के समान हैं, किंतु प्रत्येक राग की 5-5 रागनियाँ और 8-8 पुत्र राग थे, परंतु यह पुत्र राग भरत मत से अलग थे और इन मत के विद्वानों ने पुत्र वधु राग नहीं माने। नेक्स्ट है मोहम्मद रजा मत। सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में मोहम्मद रजा ने अपनी पुस्तक नगमते हाफजी में ऊपर वर्णित चारों मतों की आलोचना करते हुए तत्कालीन राग रागनी पद्धति को अवैज्ञानिक सिद्ध कर दिया। उनका कथन था कि चारों मतों के रागों और रागनियों के स्वरों में समानता नहीं पाई जाती, जबकि ऐसा होना आवश्यक है। उन्होंने राग और रागनियों के स्वरों में सामंजस्य स्थापित करते हुए हनुमत मत से मिलते जुलते 6 राग भैरव, हिंडोल, मालकोंस, दीपक, श्री और मेघ राग मानकर उनकी 36 रागनियों की पद्धति की खोज की। इन्होंने काफी थाट के स्थान पर बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना। यह पद्धति केवल कुछ समय तक ही प्रचलित रही, लेकिन उनकी राग रागनियों में कुछ समानता अवश्य है। स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी भी इसे स्वीकार किया करते थे, परंतु केवल स्वर समानता होना ही राग रागनी पद्धति के लिए प्राप्त नहीं है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा राग रागनी पद्धति, राग वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रागा। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि भारत के प्राचीन संगीतकारों विद्वानों ने राग रागनी पद्धति की उत्पत्ति की जब, तो उन्होंने 6 राग माने। उनको पारिवारिक संबंध के अनुसार आगे वो एक प्रचलन चलता आ रहा था, काफ़ी टाइम वो रहा। उसके बाद जाति वर्गीकरण, जिसमें अलग प्रकार के जातियां थी। फिर ग्राम राग वर्गीकरण, जिसमें ग्राम के आधार पर उत्पत्ति हुई रागों की और अलग प्रकार के राग उन्होंने माने। फिर पंडित शारंग देव का 10 विधि का राग वर्गीकरण, जो कि उनके ग्रंथ में उन्होंने अलग अलग प्रकार के कुछ रागों का वर्णन किया। फिर शुद्ध राग, छायालग राग, संकीर्ण राग, मेल राग वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण, जिसमें शिव मत, कृष्ण अथवा कालीनाथ मत, भरत मत, हनुमत मत, यह सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल खाते थे। परंतु मोहम्मद रजा मत में उन्होंने अपने नगमते हाफजी में इन सभी मतों की आलोचना की और लास्ट में आकर इनका भी जो है पद्धति, राग रागनी पद्धति जो इन्होंने आविष्कार किया या उत्पन्न किए कुछ राग, वो भी ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए। यह हुआ हमारा राग वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं रागों का समय सिद्धांत, टाइम थ्योरी ऑफ रागास। हर एक राग को गाने का निश्चित समय बताया जाता है ग्रंथों में विद्वानों द्वारा, और जिस प्रकार हम सभी
जो भी कार्य करते हैं एक समय अनुसार करते हैं। हर एक हमारा जो शेड्यूल है उसमें टाइम टेबल फिक्स किया जाता है या हम लोग करते हैं ताकि समय पर सारे कार्य किए जा सकें। तो ऐसे ही रागों में भी समय का बड़ा महत्व है। राग भारतीय संगीत की धरोहर माने जाते हैं और विभिन्न रसों की अनुभूति कराते हैं। भारतीय रागों की यह विशेषता मानी जाती है कि उनके गाने बजाने का समय निश्चित है। किसी भी राग को गाने बजाने से पहले उसका समय हम देख लेते हैं बुक में या विद्वानों द्वारा हमें बताया जाता है कि इस राग को आप जब भी गाएंगे तो इस समय से इतने बजे से लेकर इतने बजे तक गाएंगे। तो यह ज़रूरी है कि हम जिस भी राग को गाएं उसे समय पर ही गाएं। भारतीय रागों की यह विशेषता मानी जाती है कि उनके गाने बजाने का समय निश्चित है। वैसे तो राग सदैव रंजकता प्रदान करते ही हैं, परंतु उन्हें उनके निश्चित समय पर गाने बजाने से उनकी रंजकता में और चाचन लग जाते हैं। सभी ग्रंथकारों के अनुसार रागों को उनके निश्चित समय पर ही गाया बजाना चाहिए। रागों में प्रयुक्त होने वाले स्वरों का समय अनुसार प्रभाव अधिक प्रभावशाली होता है। समय व ऋतुओं से विशेष संबंध होता है रागों का। जैसे वर्षा ऋतु में विशेष राग गाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मल्हार। बसंत ऋतु में बसंत व मल्हार राग को गाने से अधिक आनंद आता है। इसी प्रकार राग भैरव को प्रातः काल में व मालकोंस को रात्रि में गाने का एक अलग ही प्रभावशाली असर होता है। रागों और समय के संबंध के आधार पर रागों को उनके गायन के समय अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पूर्व राग व उत्तर राग का नियम। पूर्व राग व उत्तर राग का नियम। दूसरा है संधि प्रकाश तथा उनके बाद गाए जाने वाले राग का नियम। तीसरा है अद्वदर्शक स्वर का नियम। पूर्व राग व उत्तर राग। इस नियम के अनुसार भारतीय संगीतकारों ने सप्तक के स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है सारे गामा, दूसरा पादा नीसा। पहला जो भाग है सारे गामा वह आता है पूर्व भाग में और जो दूसरा है वह आता है उत्तर भाग में, जिसमें स्वर हैं पादा नीसा। ठीक इस प्रकार 24 घंटों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक का समय पूर्व भाग व रात्रि 12 बजे से उत्तर भाग माना जाता है। इस नियम के अनुसार जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्व भाग यानी सारे गामा पा के अंदर आएगा उसे पूर्वांगवादी राग या पूर्व राग कहा जाता है तथा उसे दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक गाया बजाया जाता है तथा जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तर भाग यानी पादानिसा के अंदर आएगा उसे उत्तरांगवादी राग या उत्तर राग कहा जाता है। रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाया जाता है, परंतु कुछ राग इस नियम के अपवाद हैं। ऐसी स्थिति में ग्रंथकारों ने पूर्वांग व उत्तरांग के क्षेत्र को निम्न प्रकार से विस्तृत किया है। मापा धानी सा उत्तर भाग। अब है सेकंड पार्ट संधि प्रकाश तथा उसके बाद गाए जाने वाले राग। हिंदुस्तानी संगीत में रागों का समय निर्धारित करने के लिए दूसरा नियम संधि प्रकाश तथा उसके बाद गाए जाने वाले रागों का है।
इस नियम के अनुसार इन रागों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रे धा कोमल स्वर वाले राग, दूसरा रे धा शुद्ध वाले राग, तीसरा गा नी कोमल वाले राग। रे धा कोमल वाले राग। रे धा कोमल वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं, क्योंकि यह संधि प्रकाश समय पर गाए बजाए जाते हैं। जिस समय दिन व रात का मेल होता है, ऐसा समय दिन के 24 घंटों में 2 बार आता है, तब सूर्य उदय और जब सूर्य अस्त होता है। यह समय सुबह तथा शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का माना जाता है। अतः जो राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग में गाए बजाए जाते हैं, उन्हें प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, व जो सायकालीन संधि प्रकाश समय में गाए बजाते हैं, उन्हें सायकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। रे धा कोमल और रे धा शुद्ध, फिर गा नी कोमल वाले राग। अभी हम पढ़ रहे थे रे धा कोमल वाले राग, जिनमें रे और धा कोमल लगते हैं। इनका समय 4 बजे प्रातः 7 बजे तक होता है। रे धा शुद्ध वाले राग इनके बाद आते हैं। अब हम इसी में से थोड़ा आगे चलेंगे। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों के जो राग हैं वो इस प्रकार हैं। भैरव, कालिंगड़ा व रामकली, जोगिया आदि राग आते हैं। और सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के अंतर्गत मारवा, पुरिया, पूर्वी व श्री आदि राग आते हैं। संधि प्रकाश राग संधि प्रकाश राग सभी रागों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनमें रे धा स्वर कोमल प्रयुक्त होते हैं, परंतु कुछ राग इस नियम के अपवाद हैं। इसीलिए विद्वानों ने निश्चित किया है कि संधि प्रकाश रागों में धैवत स्वर शुद्ध या कोमल किसी भी रूप में प्रयुक्त हो सकता है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा राग वर्गीकरण, और अब हम पढ़ रहे थे रागों का समय सिद्धांत। अभी हमने रे धा कोमल वाले रागों तक ही पढ़ा। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से इसे समझ रहे होंगे घर बैठकर, और आप अच्छे से इसे लर्न करेंगे। वीडियो देखकर और नोट बना लिए होंगे आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी ही लेसन के नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और मुझे आशा है कि आप सभी इसे अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।